चलिए। हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जिस भी समय पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, आई होप आप एकदम बेहतरीन होंगे, अमेजिंग से होंगे, शानदार से होंगे और तैयार होंगे एक और चैप्टर के रिवीजन के लिए। चैप्टर नंबर 16, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपके GIGL के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट के बारे में, तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके किताब से 20 नंबर का पेपर में पूछा गया था। यानी सर काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड, काफ़ी ज़्यादा क्वांटम रखता है ये चैप्टर, आपके एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे से जनरली भी पूछते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि येस, दिस चैप्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, जो आपको जनरल बिजनेस लॉज बताता है, जिसके बेसिस पे जनरली हमारे देश का पूरा बिजनेस लॉ टिका हुआ है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमारे लिए जनरली भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड साथ ही साथ में हमारे लिए अदरवाइज भी अगर हम लोग बात करें तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प तरीके से। हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो प्लीज़ तैयार रहना इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर के लिए पूछने की पूरी संभावना रखता है। आप कहीं ना कहीं ये तो उम्मीद करके चलिए कि 7 से 15 नंबर का ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आता है, और अगर बहुत ज़्यादा खिंच गया तो मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का भी जा सकता है। तो यानी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको इसको वेटेज देना है। हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से अपना मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम लोग समरी नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलेंगे चैप्टर नंबर 16, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सर ये जो आपके समरी नोट्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। दे विल बी ऑफ ग्रेट एंड इमेंस हेल्प टू यू ऑल। तो आप इनको बिल्कुल इज्जत के साथ बनाते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए, एक बार जितने स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ क्लासरूम प्रोग्राम के, वो एक बार बता दो, क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरे साथ हो? एक तो क्योंकि ये लेक्चर बाद में यूट्यूब पे जाने वाला है, तो मैं गाने वाने भी नहीं गा सकता, पता चला स्ट्राइक पड़ जाएगी, कोई मैंने गाना गा दिया, T सीरीज़ की स्ट्राइक पड़ गई, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो भाई एकदम संभल के रहना पड़ता है। नंदलेस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और हम लोग अपने नोट्स को फॉलो करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हमने नोट्स बना रखे हैं, जो कि हमारे क्लासरूम बैच के स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं। सर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि सर अगर कभी भी हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एक सेकेंड, तो यार हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? तो हम कहते हैं कि सबसे पहले तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले आना चाहिए ऑफ़र। ऑफ़र को सामने वाली पार्टी करेगी एक्सेप्ट, तो आएगा आपका यहाँ पे एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस के साथ साथ जो पार्टी होगी वो देगी आपकी कंसिडरेशन। यहाँ पे शो करेंगे ये अपना लीगल इंटेंशन। अच्छा, कंसिडरेशन के बाद पहले बनेगा हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के ऊपर जुड़ेगा आपका लीगल इंटेंशन, और इसके बेसिस पे आपका बन जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट्स इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कायदे से देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही सारी बातें पढ़नी है, इन सारी चीज़ों को ही देखना है, इन सारे एस्पेक्ट्स को ही हमें यहाँ पे समझना है। सर अगर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट में बात करें तो हम लोग कहते हैं कि आपके बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी होते हैं एंड बहुत सारे नहीं भी होते हैं। अ लॉट आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ
एंड अ लॉट आर नॉट। तो सर एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली बात क्या आती है? एग्रीमेंट, पहली बात तो अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 2E के अंदर एग्रीमेंट को डिफाइन किया जाता है, और एग्रीमेंट का जनरल मतलब होता है सिर्फ आपका जहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आपको दिख जाए। यानी अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सॉरी, कोई भी ऑफर दिया गया है जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है पार्टी के द्वारा, तो इसको हम लोग यहाँ पे साथ में बोल सकते हैं कि सर ये क्या बन चुका है, हमारा एग्रीमेंट बन चुका है। तो एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन किया गया बच्चों? एग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अगर भाई प्रोमिसेस है वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन के तौर पे काम कर रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों? एग्रीमेंट कहेंगे। तो प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड एज एग्रीमेंट। अब सर आपके बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि कोई भी लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करते, किसी भी तरीके का लीगल इंटेंशन एस्टैब्लिश नहीं करते, कोई भी तरीके से उनको कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से हम नहीं देखते। ऐसे में हम लोग कहते हैं बच्चों कि आपके दो इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं देखा जाता। पहले होते हैं एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर। एक सेकेंड, एक सेकेंड देना, क्या हो गया इस भाई को? हे प्रभु, ये कौन है जो हमारे ऊपर गंदी नज़र लगा रहा है? उसका काम बिगाड़ दो, हमारा काम सुधार दो, ऐसा ना करो प्रभु। एक दिन में दूसरी बार हो रहा है ये, दूसरी बार कि हमने अपनी नज़र उतारी है और पेन चल गया है। सर पहला आता है हमारा सोशल एग्रीमेंट्स, और दूसरा आता है हमारा क्या? दूसरा आता है हमारे बच्चों एग्रीमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सर सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं भाई? अगर मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो अपने बर्थडे की पार्टी में आपको लेकर जाएगा, बर्थडे की पार्टी आपको अटेंड कराएगा, उसका बर्थडे आया, आपने उसका केक वेक भी काटा, पर वो एकदम निकम्मा नालायक जाहिल दोस्त निकला, उसने आपको कोई भी तरीके की बर्थडे पार्टी नहीं दी। तो क्या ऐसे सिचुएशन में आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि सर ये एक सोशल एग्रीमेंट है, यहाँ पे किसी भी तरीके का आपका लीगल इंटेंशन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी तरीके का ऐसा काम नहीं है कि भाई कोई लीगल इंटेंशन हमें देखने को मिल रहा हो। भाई पार्टीज़ का अपना आपसी अंडरस्टैंडिंग है और उसके बेसिस पे पूरा का पूरा काम चल रहा है। तो भाई हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, दिस विल बी ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट, इसको हम सोशल एग्रीमेंट के तौर पे देखेंगे। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की भी, कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो जनरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी आपके कैसे ट्रीट किए जाते हैं बच्चों? दे आर ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इनको भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस भी आता है जिसका नाम है बैल्फर वर्सेस बैल्फर, पर अभी के लिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, अलग से एक मैराथन लूंगा जिसके अंदर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे, वहाँ पे ये वापस से आएगा, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे। तो सर ये दो केसेस हम लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ के तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, और इनको हम सोशल एग्रीमेंट्स के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं बच्चे, रिकॉर्डिंग ऑन है, मत टेंशन ले, रिकॉर्डिंग ऑन है। मेरी फट गई थी एक सेकंड के लिए इशिता, जब तूने मेरे को कहा कि रिकॉर्डिंग शायद ऑन नहीं है। ऑन है भाई, मत टेंशन ले। चलिए, तो सर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि ये दो तरीके के एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पे हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, दे आर नॉट ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है सर? आगे हम लोग बात करते हैं सर, आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार आपका लीगल इंटेंशन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। लीगल इंटेंशन काय का होता है सर? लीगल इंटेंशन होता है कि कल को अगर सामने वाले ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, अगर प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, जैसे हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी थी ना कि एग्रीमेंट क्या होता है? प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया तो आप रिलीफ लेने के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं, रिलीफ के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीगल इंटेंशन। तो अगर ये लीगल इंटेंशन प्रेजेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर ये इंटेंशन प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका एग्रीमेंट ही कहलाएगा।
सर आगे की अगर हम लोग बात करें तो हम कहते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होने चाहिए, उसके बाद ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। सर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कितने होते हैं? सेक्शन 10 हमें बताता है सेक्शन 10 हमें बताता है कि यार 10 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। आप कभी भी खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं यार निकुंज 100 रुपये में मेरे को ये विक्स की डिब्बी बेचेगा क्या? मैंने कहा हाँ निकुंज बेचूंगा ना। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये बहुत ही गलत है। तो सर एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, और ये पार्टीज भी कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। सर साथ ही साथ में हम लोग दूसरी बात बोलते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वैलिड होना चाहिए। आप किसी लीगल ऑब्जेक्टिव के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी लीगल। इसके बाद हम लोग कहते हैं सर कंसिडरेशन शुड ऑल्सो बी लीगल। कंसिडरेशन क्या होता है? जो आप प्रॉमिस के लिए एक्सचेंज में करने वाले हो, देने वाले हो या नहीं करने वाले हो, उसको हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं। तो दैट शुड ऑल्सो बी लीगल। उसके बाद हम लोग कहते हैं सर सर्टेनिटी। आप किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सर्टन होना चाहिए। मैं एक दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा भैया भैया मेरे को ना अमूल दे दो। उसने कहा अमूल का क्या चाहिए? मैंने कहा अरे भैया मेरे को ना याद नहीं है अमूल का क्या चाहिए था, आप अमूल दे दो। अरे भाई अमूल का क्या चाहिए ये तो बता। अमूल का दूध चाहिए, दही चाहिए, प्रोटीन शेक चाहिए, पनीर चाहिए। सर्टेनिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि यार ये सब तो ठीक है, पर आपका कंसेंट भी होना चाहिए, प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके माथे पे बंदूक रख के मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं कि नहीं 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 कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे ही होगा भैया, है ना, ये नहीं चलेगा। इस बात का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि कंसेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि सर आपका ऑफर होना चाहिए और साथ में एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। सर कैसा हो कि अगर कोई ऑफर ही नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता। मैं आपसे अगर जब तक यही नहीं बोलूँगा कि मैं अपना ये मान लो विक्स की डिब्बी आपको बेचना चाहता हूँ, तब तक सर कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल ही नहीं पैदा हो पाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑफर भी होना चाहिए और सामने से एक्सेप्टेंस भी आनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम लोग कहते हैं सर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कंसेंसस एट इडम होना चाहिए। सर कंसेंसस एट इडम का मतलब क्या होता है? कंसेंसस एट इडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, कि सर दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एग्री करना चाहिए ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी भाई सेम तरीके से हम सेम चीज़ को समझ रहे हैं, वही हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं। एक बार की बात है सर, मैं एक फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा था और वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था। आई थिंक सो बच्चे को ना टॉय गन खरीदनी थी, तो वो बार बार कहने लगा अपने मम्मी से मम्मी गन चाहिए, मम्मी गन चाहिए, मम्मी गन चाहिए। अब वो फ्लाइट में बहुत तेज चीख गया और रोने लगा मम्मी गन, मम्मी गन। और भाई साहब पूरे फ्लाइट में यानी हाहाकार मच गया कि गन कहाँ से आ गई, ये क्या हो गया। बाद में ऑब्वियसली बात है कि यार बच्चे के माइंड में कुछ और चल रहा था और लोगों ने जो समझ लिया वो कुछ और समझ लिया। तो यार दिस शुड नॉट हैपन। हम लोग कहते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो आपका मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि यार कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा हम लोग कहते हैं सर, इसके अलावा जो पॉइंट्स है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, पर हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि सर इसके अलावा भी आपको कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होना चाहिए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को जनरली आपका जो लॉ है वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर देता है, वो कह देता है कि आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं बना सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप में ही इलीगल है, दे हैव नो वैलिडिटी। तो आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सर ABCDEFGHI और J। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि आपको इन सारी बातों के साथ ध्यान रखते हुए ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि यार
जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, सर्टेनिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए, और सर आपका जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो कम्युनिकेटेड होने चाहिए। या फिर अगर मैं इसको दूसरे एस्पेक्ट में कहूँ तो यार हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। सर मतलब केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, सर अगर मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सके। चांद तारे तोड़ के अगर तुम लेके आओगे तो तुम है ना, फिर तो जान ही दो। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो पॉसिबल हो परफॉर्म करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी अनशंड कोई भी बातें कर रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। सर यहाँ पे अब हमारे पास एक एक करके हम सारे चीज़ों को समझते हैं। पहला आता है सर हमारे पास ऑफ़र। ऑफ़र का मतलब क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई प्रपोजल देता है, क्या देता है बच्चे, प्रपोजल देता है विद द इंटेंशन टू नो द विलिंगनेस ऑफ द अदर पर्सन। ऑफ़र की अगर मैं बात करूं तो ऑफ़र का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे अपना एक प्रपोजल देता है विद द इंटेंशन, प्रपोजल क्यों दे रहा है, इंटेंशन के साथ कि यार विथ इंटेंशन टू नो द विलिंगनेस ऑफ द अदर पर्सन। क्या दूसरा पर्सन भी उस चीज़ के लिए तैयार है या भी नहीं है, ये हम लोग कहते हैं कि ऑफ़र का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब सर ऑफ़र कैसे देना चाहिए, ऑफ़र ऑब्वियसली कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर आपने ऑफ़र कम्युनिकेट ही नहीं किया तो बात ही क्या रह जाएगी, है ना। अगर मान लो तुम्हें किसी लड़की से प्रेम है तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम उस लड़की को जाके बोलोगे ही, ऐसा तो तुम करोगे नहीं कि उसके घर के बाहर बस जाके खड़े हो गए हो, है ना। ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, कम्युनिकेट करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर ऑफ़र आप दो तरीके से दे सकते हो, या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि आपने बोल के सामने वाले को बताया है, या बोल के या फिर लिख के, रिटर्न या फिर ओरली आपने सामने वाले को बताया है। जबकि इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पे कोई एक्शंस वगैरह करके अपना ऑफ़र दिया है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़का लड़की को ऐसे करके ऐसे ऐसे अगर कर रहा है तो ये क्या है, हमारा इम्प्लाइड तरीके से ऑफ़र दिया जा रहा है ना। तो समझ आ जाएगा एक्शन से, उसको हम लोग इम्प्लाइड ऑफ़र कहते हैं। सर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि आपका ऑफ़र अलग अलग तरीके के होते हैं। अच्छा, हम ऑफ़र को अलग अलग तरीके से पढ़ें इससे पहले इंपॉर्टेंट है ये सारे रूल्स हम लोग देख लें, हाउ एन ऑफ़र टू बी मेड। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि ऑफ़र आपका कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। साथ ही साथ में सर आपका ऑफ़र डेफिनेट एंड क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप यार कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, आप क्लैरिटी से सामने वाले को बता ही नहीं पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दिस शुड नॉट हैपन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्लैरिटी से सामने वाले को समझाओ कि यार आप क्या ऑफ़र यहाँ पे देना चाह रहे हो, तभी फिर उसकी कोई वैलिडिटी होगी, अदरवाइज़ क्या ही वैलिड होगा, ठीक है। सर ऑफ़र कितने तरीके के होते हैं, अगर तुम्हें माँ कसम पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो नारियल फोड़ के आ जाना भगवान के पास, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। ये तुम्हारे सीसीट लेवल पे पूछ लिए जाए तो ही ठीक है, उसके आगे नहीं पूछे जाते। सर पहला आता है हमारा स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफ़र दिया जाए, ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है अलीना, मैंने सिर्फ अलीना को ऑफ़र दिया कि अलीना क्या आप ये विक्स की डब्बी खरीदोगी, तो ये क्या हुआ, हमारा पर्टिकुलर पर्सन को जब ऑफ़र दिया जा रहा है। दूसरा आता है सर हमारा जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र का मतलब क्या होता है, मैंने कहा इस क्लास में जो भी व्यक्ति बैठा है क्या ये विक्स की डब्बी खरीदना चाहेगा, यानी मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया बट जनरली सबको ही ऑफ़र दे दिया। जनरली द ऑफ़र इज गिवन। उसके बाद आता है सर हम लोग यहाँ पे कहते हैं अगला जो टाइप ऑफ ऑफ़र आता है हमारे पास वो होता है हमारा स्टैंडिंग ऑफ़र। सर स्टैंडिंग ऑफ़र क्या होता है, खड़ा हुआ ऑफ़र नहीं। सर स्टैंडिंग ऑफ़र का मतलब होता है
जब कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ऑफर दिया जाए, यानी ये जो ऑफर है ये सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, या सिर्फ आधी घंटे के लिए वैलिड है, या सिर्फ 30 मिनट के लिए वैलिड है, ये आपका होता है स्टैंडिंग ऑफर। तो फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगला आता है सर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोन। ये तो हमें पता ही है सर, पोस्ट एंड टेलीफोन। अगर तुम सामने वाले को चिट्ठी लिख के भेज रहे हो तो वो पोस्ट हो जाएगा, कॉल करके अगर टेलीफोनिक मेथड के थ्रू अगर बता रहे हो तो वो आपका टेलीफोन से हो जाएगा। यानी ऑब्वियस ही बात है, मुझे पर्सनली नहीं लगता आज की डेट में कोई भी पोस्ट वगैरह को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता होगा। बहुत ही रेयर सिचुएशंस में अगर कुछ हो रहे हैं तो हो रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं है। अब तुम समझ सकते हो ये 1872 का लॉ है भाई साहब। उस समय टेलीफोन कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर फास्टेस्ट मीन पॉसिबल जो था उस समय टेलीग्राम था। तो भाई आज तो टेलीग्राम अबॉलिश ही हो गया। आई डोंट थिंक सो टेलीग्राम तो अब चलता भी है। तुम लोगों ने तो इनफैक्ट टेलीग्राम देखा भी नहीं होगा। मैंने भी बहुत छोटा सा ही एकदम ऐसा इंस्टेंस देखा है, अदरवाइज टेलीग्राम नहीं देखा। तो हम लोग कहते हैं कि यार पोस्ट एंड टेलीफोन से अगर आप बना रहे हो तो वो आता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं यार दो ऑफर्स में बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो है आपका काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर। सर काउंटर ऑफर को हम लोग नॉर्मल भाषा में नेगोशिएशन बोल सकते हैं कि यार अगर आप किसी भी टर्म को लेके नेगोशिएट कर रहे हो तो उसको हम लोग कहेंगे काउंटर ऑफर। मैंने आपको बोला कि मैं ये डिब्बी आपको 100 रुपीज़ में बेचने को तैयार हूँ। आपने कहा कि मैं इस डिब्बी को 50 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैक्सिमम मैं इसकी जो कीमत दे सकता हूँ वो 70 रुपये। आपने कहा 60 से ऊपर कुछ भी नहीं। तो ये जो हम लोग एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं जिसके अंदर हम टर्म्स को चेंज कर रहे हैं, प्राइस को लेकर हम लोग चेंज किए जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, काउंटर ऑफर। जहाँ पे एक ऑफर के बदले में दूसरा ऑफर आ रहा है। सर ऑन दी अदर हैंड आता है हमारा क्रॉस ऑफर, जो कि कहता है अगर साइमल्टेनियसली बोथ द पार्टीज गिव एन ऑफर टू ईच अदर। यानी सर साइमल्टेनियसली फॉर एग्जाम्पल सर हमारे क्लास में वैष्णवी भी बैठी हुई है। वैष्णवी जैसे ही व्हाट्सएप करती है मुझे कि अरे सर मैं ना आपका मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए इच्छा रखती हूँ, क्या आप बेचना चाहोगे। एंड एट द सेम टाइम मैं भी वैष्णवी को कॉल ही कर रहा होता हूँ कि यार वैष्णवी मैं ना आपको मोबाइल फ़ोन बेचना चाह रहा हूँ, क्या आप ख़रीदने को तैयार हो क्या। तो ये हमारा साइमल्टेनियस एक यानी बाई चांस वाला केस बन गया, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस ऑफर। ठीक है, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। सर यहाँ पे अगेन आपके दो इंपॉर्टेंट केस लॉज आते हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एंड हरभजन लाल वर्सेस हरचंदन लाल। सर इसके अंदर क्या बोला गया था, अगर हम लोग बोलें पहला केस आता है हमारे पास कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। सर इस केस के अंदर आपका जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर में अंतर बताया गया था। इसके अंदर ये बात बोली गई थी, बच्चों ध्यान देना, इसके अंदर ये बात बोली गई थी कि यार आपका इनविटेशन टू एन ऑफर जो होता है वो जनरली बस आप छोटा मोटा कुछ लिख देते हो कि भाई हम लोग ये ऑफ़र दे रहे हैं या ये चीज़ हम बेच रहे हैं, ये सारी बातें आती है। ऑन दी अदर हैंड सर जनरल ऑफ़र ऐसा ऑफ़र होता है जिसके अंदर आप हर चीज़ स्पेसिफिकली स्टेट कर देते हो, पूरी डिटेल्स बता देते हो, डिस्कशन दे देते हो, यू लिटरली गिव एवरीथिंग, और फिर आप पब्लिक से इनवाइट कर रहे होते हो उनका रिप्लाई या फिर उनका एक्सेप्टेंस। तो हम लोग कहते हैं कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी के अंदर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में यही दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया था। बाकी केस हम लोग डिटेल में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्रोविजन पे ही स्टिक कर रहे हैं। सिमिलरली ये दूसरा केस आया था आपका हरभजन लाल वर्सेस हरचंदन लाल। सर इसके अंदर कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस बताया गया था। इसके अंदर बताया गया था कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट द ऑफ़र।
अगर सामने वाले को ऑफ़र के बारे में पता है तो वो फिर आपके ऊपर क्लेम कर सकता है, वो आपको बोल सकता है कि यार आपको इम्पोर्टेंट है, आपको सो सॉरी, अगर सर आपका ऑफ़र कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में सामने वाला आपके ऊपर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता, कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं फॉर्म कर सकता। परंतु अगर ऑफ़र कम्युनिकेट हो गया था और कम्युनिकेट होने के बाद सामने वाले ने अपना ऑफ़र का एक्सेप्टेंस दे दिया, देन ओनली इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑफ़र शुड बी कम्युनिकेटेड, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र आपका कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, ये वाली बात इसके अंदर आती है। सर आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि आपके ऑफ़र लैप्स भी होते हैं, यानी कि आपने किसी को, सामने वाले को ऑफ़र दिया था, अब ऑफ़र ख़त्म हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लैप्स ऑफ एन ऑफ़र, ऑफ़र लैप्स हो जाना। सर ऑफ़र कब लैप्स होता है? पहला पॉइंट तो अगर सामने वाला रिजेक्ट कर दे। भाई आपने किसी कन्या को ऑफ़र दिया था कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी, उसने नहीं बोल दिया एकदम नहीं, तो ऑफ़र ही ख़त्म हो गया, ऑब्वियस सी बात है। सर अगर आपने क्या कहते हैं कि अगर डेथ हो जाती है, जो ऑफरर है जिसने ऑफ़र दी है, ऑफरर डाइस, भाई जिसने यहाँ पे ऑफ़र दिया था अगर उसकी ही डेथ हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑफ़र ही ख़त्म हो जाएगा, ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी, इंसान ही नहीं बचा तो ऑफ़र का क्या कर लोगे। सर तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं कि अगर आपका टाइम लैप्स हो गया, आपने कन्या मित्र को कहा था कि मैं तुझे आज आधी घंटे का समय दे रहा हूँ, डिसाइड करके बता दे, अगर वो टाइम ही ख़त्म हो गया, उसने आधी घंटे में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ऑफ़र ख़त्म। सर डी पॉइंट आता है, अगर आपका जो ऑफ़र है आपने रिवोक कर लिया। रिवोक करने का मतलब क्या होता है, आपने सामने वाले को ऑफ़र दिया था बट फिर आपने कहा कि नहीं 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 सॉरी सॉरी, वो ऑफ़र भूल जाओ, वो ऑफ़र भूल जाओ। सामने वाला अपना एक्सेप्टेंस दे पाता उससे पहले ही आपने ऑफ़र को वापस से रिट्रैक्ट कर लिया, वापस से अपनी तरफ खींच लिया। आपने कहा कि नहीं नहीं वो हमने गलती से ऑफ़र दे दिया था, कोई ऑफ़र नहीं है, सॉरी गलती हो गई, माफ़ कर देना, कोई ऑफ़र नहीं है। सर ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं आपका रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो चुका है तो भी आपका ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। और सर लास्ट पॉइंट हम लोग कहते हैं कि अगर आपका जो एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्टेंस देने वाला व्यक्ति था, जिसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे ऑफरी, सर अगर ऑफरी डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट कंप्लाई विथ कंडीशंस या फिर रिक्वायरमेंट, कि भाई यहाँ पे ऑफरी को कुछ कंडीशंस करने को बोला गया था कि यार आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो उस सिचुएशन में भी आपका जो ऑफ़र होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी कन्या मित्र को कहा कि पहाड़ के पीछे वाले मंदिर पे शाम 4 बजे आ जाना, वो नहीं आई, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑफ़र आपका ख़त्म हो जाएगा, एंड ऑफ द स्टोरी हो जाएगी। ठीक है सर, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट बेसिस पे जो आता है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ इनविटेशन टू एन ऑफ़र। सर इनविटेशन टू एन ऑफ़र का मतलब क्या होता है बच्चे? इनविटेशन टू एन ऑफ़र का मतलब होता है अगर आप सिर्फ सामने वाले को, यानी कि अगर ये एक व्यक्ति है, ये सामने वाले को सिर्फ इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है सो एज टू नो द ऑफर ऑफ द अदर पर्सन। सामने वाले के ऑफर जानने के लिए अगर सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चे क्या, इन्विटेशन टू एन ऑफर। जैसे मैं CS दोनों की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अब आपका चॉइस है कि आप कौन सा बैच परचेज करना चाहते हो या आप कौन से बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हो। तो हो सकता है आप बोलो कि सर हमें CCET का बैच चाहिए, या आप हो सकता है बोलो कि सर हमें CA फाउंडेशन का बैच चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे पहले हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बाद में आप सब्सिक्वेंटली यहाँ पे अपना ऑफ़र प्लेस करोगे और फिर हमारा डिस्कशन होगा। तो ये हम लोग कहते हैं कि अगर ऑफ़र से पहले कोई स्टेज आती है तो वो इन्विटेशन टू एन ऑफ़र होती है। मेयरली गिविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेयरली गिविंग एन इन्विटेशन डज नॉट अमाउंट टू ऑफ़र। उसको हम लोग ऑफ़र के तरीके से नहीं मानते, इट इज़ नॉट काउंटेड एज एन ऑफ़र, इट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। ठीक है, ये बात का अपन को ध्यान रखना है। सर ऑफ़र हमें समझ में आ गया, ऑफ़र सामने वाले ने दे भी दिया, ये भी ठीक है।
सर ऑफर के बाद क्या होगा? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? जब सामने वाला अपना विलिंगनेस शो कर देता है। एक्सेप्टेंस का मतलब बहुत ही बेसिक टर्म में होता है, व्हेन द अदर पार्टी शोज द विलिंगनेस। भाई दूसरी पार्टी कह रही है कि हाँ हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अगर सामने वाले ने अपनी असेंट शो कर दी टू योर प्रपोजल, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों? एक्सेप्टेंस कहेंगे। अगर एक बार आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो फिर आपका प्रॉमिस हो जाता है, एंड सच सेट ऑफ प्रोमिस को ही हम लोग आगे आपका एग्रीमेंट कहते हैं। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तभी वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। सर एक्सेप्टेंस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। भाई कन्या को आपके तरफ प्रेम था पर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रही है, तो कैसे पता चलेगा? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई आप अपने जो भी दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, उसको कम्युनिकेट करो। सर कम्युनिकेशन कैसे होगा? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बेसिस पे। सर आगे हम लोग कहते हैं कि अगर कोई टाइम एसोसिएटेड है तो टाइम पीरियड में करो। हम कहते हैं कि अगर सामने वाले ने कोई मेथड प्रिस्क्राइब कर रखा है, फॉर एग्जांपल अगर लड़के ने कहा था कि यार अगर तुम्हें अपनी एक्सेप्टेंस देनी है ना तो मेरे को व्हाट्सएप पे देना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, तो ओनली यूज़ दैट मेथड। आगे हम लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक्सेप्टेंस हमेशा पहले कम्युनिकेट की जाए। सम एक्शंस एक्शंस में ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। भाई आपने कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया तो उसको भी हम लोग एक्सेप्टेंस के तौर पे काउंट कर लेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं सर आपको ये भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि साइलेंस अपने आप में डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आगे हम लोग कहते हैं एक पॉइंट इसके अंदर और आता है, हाँ सर एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर अनकंडीशनल, क्लियर एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। आप कोई भी एक्सेप्टेंस देने के साथ कोई कंडीशन नहीं जोड़ सकते हो। आपको पहले कंडीशन अगर आपको जोड़ना चाहते हो तो दैट विल बी फाइन, वो चल जाएगा। अगर आप ऑफर के साथ कुछ कंडीशन जोड़ना चाहते हो तो वो चल जाएगा, बट सब्सिक्वेंटली आप कंडीशंस नहीं लगा सकते। आप कोई भी तरीके से वो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं कंडीशन पे बेस करूँगा अपने काम को। आपको क्लियर कट बेसिस पे बात करना पड़ेगा, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, तो ये ऑफर्स की टर्म्स एंड कंडीशन को मैं या तो हाँ बोलता हूँ या तो ना बोलता हूँ। इस तरीके से हमारी बात चलेगी। ठीक है सर, ये हमें बात समझ में आ गई। सर अगला पॉइंट आता है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो हमें बात पता ही है। सर कंसिडरेशन क्या चीज़ होती है? जब आप सामने वाले को कोई पेमेंट वगैरह करते हो, कोई भी तरीके का जो भी डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर है उसके बेसिस पे अगर आप कोई भी एक्शन करते हो या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग करते हो, या फिर प्रोमिसेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन बोलते हैं। सर किसको कंसिडरेशन बोला जाता है, एक बार वापस से बताना। हम कहते हैं अगर आप प्रोमिसर के बेसिस पे एज पर द एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर अगर आप कोई भी एक्शन करते हो, एनी एक्शन, प्रॉमिस टू डू एनी एक्शन, साथ में हम लोग कहते हैं
एब्स्ट्रेन यानी कि ना करने का वादा, एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्शन, और प्रॉमिस टू एब्स्ट्रेन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कंसिडरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? कंसिडरेशन, इसको हम लोग कहते हैं। सर कंसिडरेशन के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। कंसिडरेशन हमेशा एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होता है। प्रोमिसर कौन होता है? जो प्रॉमिस कर रहा है, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। और आपका कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम some other person as well। सर फॉर एग्जांपल मैं एक दुकान में गया और मैंने कहा भैया मेरे को ना ब्लू वाले चिप्स का पैकेट चाहिए, ब्लू वाले लेस के चिप्स का पैकेट चाहिए 20 रुपये वाला। दुकानदार बाहर से अंदर से बाहर आता है और मेरे को 20 रुपये का सर्फ एक्सेल पकड़ा देता है ब्लू कलर का। कहते हैं कि अरे ये तो ज़्यादा वेट का भी है, इसमें तो तुम्हारे कपड़े एकदम साफ़ भी हो जाएंगे, लेस में तो क्या ही है, लेस तो चलो हवाबाजी है, तुम ये खाओ, ये व्हील का पैकेट लेके जाओ, बहुत ही बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ अरे बुढ़िया बुढ़े सटिया गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने लेस मांगा है, तुम मेरे को व्हील का पैकेट थमा रहे हो, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो हम लोग कहते हैं कि हमेशा जब भी कोई कंसिडरेशन दे रहा है, कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपके प्रोमिसर को क्या चाहिए उसके ऊपर बेस्ड होगा, उसके बेसिस पे ही डिटरमाइन होगा। ऑन दी अदर हैंड हम लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कंसिडरेशन हमेशा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही दे, आपका कंसिडरेशन कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया है, उनके पेरेंट्स ने फीस पे की होगी, फीस पेरेंट्स ने पे की होगी, पर सर उसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? आप लोग, यानी कि स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है दैट कंसिडरेशन शुड कम फ्रॉम द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ओनली, एनी थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो मेक द कंसिडरेशन गुड। इस पर भी एक केस लॉ आता है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस लॉ आता है, ठीक है। जिसके अंदर ये बात बोली गई थी कि भाई कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम सम अदर पर्सन एज वेल, ज़रूरी नहीं है दैट इट शुड कम फ्रॉम द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ओनली। हाँ या ना बोल दो, क्या यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ हो? क्या यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ हो? बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। तो आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन वाली सारी बातें जो है आपको समझ में आई होगी। सर अगला जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, दैट इज़ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बात करता है? अब ध्यान से बात सुनना। सर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना, अच्छा प्राइवेसी वर्ड सुना है तुमने कि भाई प्राइवेसी होनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी को मेरे बारे में पता ना चले, वहीं से ये वर्ड आता है आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है बच्चे कि यार अगर दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर ये दो पार्टीज़ है, अगर इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कोई भी थर्ड पार्टी, एनी थर्ड पार्टी कैनॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, derive any benefit, or cannot enforce the contract, derive any benefit, or can claim any damages। ये हमारा किसके अंदर आता है बच्चे? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको क्या कहते हैं? व्हेन द टू पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन टू पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एनी थर्ड पार्टी कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, डिराइव एनी बेनिफिट और क्लेम एनी डैमेजेस।
ये हमारी यहाँ पे बात आती है। अच्छा, अब इसके अंदर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, तो मान लीजिए मैंने एक बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था घर बनाने के लिए, और बिल्डर ने सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट किया था आपके एक टाइल्स मैन्युफैक्चरर के साथ टाइल्स खरीद के लगाने के लिए। तो सर अगर कल को मान लो टाइल्स में कोई भी दिक्कत आती है, डिफेक्ट आती है, तो क्या मैं डायरेक्टली टाइल मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट केस फाइल करूंगा या बिल्डर के अगेंस्ट करूंगा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज कि अगर मेरे को केस फाइल करना है तो मेरे को ये बिल्डर के अगेंस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैंने बिल्डर के साथ किया था। क्योंकि बिल्डर और टाइल मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे आपसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो सब्सिक्वेंटली बिल्डर टाइल मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। बट फिलहाल अगर मेरे को करना होगा केस फाइल, तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डर के अगेंस्ट ही कर सकता हूँ। क्या बात है सर, क्या खा रहे हो ये आप? ये अमूल का कुछ तो शेक है, बहुत ही टेस्टी है, एकदम यम 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 है। चलो सर, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लैरिटी होगी। पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एक्सेप्शन है। अच्छा ध्यान रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, वो पूरा इस पे ही चलता है, रूल एक्सेप्शन रूल एक्सेप्शन रूल एक्सेप्शन, रूल होगा फिर एक्सेप्शन होगा फिर रूल होगा फिर एक्सेप्शन होगा। तो सर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं तो हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपसे एक्सेप्शन पे क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे पहला आता है आपका फैमिली सेटलमेंट। अगर फैमिली सेटलमेंट कभी भी हो रही है तो फैमिली का कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। तो अगर मान लो ऐसे पापा और चाचा के बीच में अगर इन्फोर्समेंट हो रहा है, तो चाचा का जो सन है वो भी कल को अगर चाहे तो फैमिली सेटलमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए काम कर सकता है। तो फैमिली सेटल में आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। दूसरा केस आता है बच्चे, बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्टी। अगर मान लीजिए एक ट्रस्ट बनाया गया था, एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया था, ये आपके ट्रस्टीज़ हैं जिन्होंने मिलकर एक ट्रस्ट क्रिएट किया, और सर ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए एक बॉडी बनाई, बॉडी ऑफ मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। सर अगर कल को ये ट्रस्ट कोई भी गलत काम करता है या फिर ढंग से एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करता, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली काम नहीं करता, तो इस ट्रस्ट के जो भी बेनिफिशियरी होंगे जिसको इस ट्रस्ट से फ़ायदा आ रहा होगा, सर वो बेनिफिशियरी भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अगेंस्ट या फिर ट्रस्टीज़ के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। भले ही बेनिफिशियरी कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी वो यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं आएगी। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे कहते हैं। सर तीसरा पॉइंट आता है पर्सन हु हैज़ बीन असाइंड द राइट्स। पर्सन हु हैव बीन असाइंड द राइट्स। सर कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बार की बात है कि मेरे फादर साहब ने जब मेरा CS निकला था तो मुझे एक 12-13 हज़ार की घड़ी गिफ्ट की थी। अब फादर साहब मार्केट से ख़रीद के लेके आए थे वो घड़ी, मैंने वहाँ पे जो सेलर था और फादर साहब थे मेरे, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उन्होंने वॉच जो थी वो मेरे को दे दी थी। अब उस वॉच में कुछ डिफेक्ट निकला, तो क्या मैं डायरेक्टली मार्केट क्या वो जो रिटेलर था उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूँ या सिर्फ मेरे फादर ही कर सकते हैं? सर मैं भी चाहूँ तो केस फाइल कर सकता हूँ, क्योंकि फादर साहब ने प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करके घड़ी खरीदी थी और इस घड़ी को सब्सिक्वेंटली मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया था फॉर यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ, दोनों तरीके से मेरे को अधिकार दे दिया गया था। तो सर ऐसे में मैं भी अगर चाहूँ तो थर्ड पार्टी जो है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूँ। सर चौथा पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड। सर ये क्या होता है? हम लोग कहते हैं सर ज़मीन के साथ कई बार कुछ कंडीशंस अटैच्ड होती है,
जैसे अगर लैंड है तो लैंड के साथ कुछ कंडीशंस कई बार अटैच की जाती है। सर मतलब कि ये, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सर कुछ समय पहले ना हम लोगों ने अपनी एक ज़मीन बेची थी एक बिल्डर को घर बनाने के लिए। अब भाई हमने उस ज़मीन के साथ बस एक कंडीशन लगा दी थी कि अगर आप ये ज़मीन को इस्तेमाल करते भी हो तो भाई आपको ध्यान रखना है कि यार वहाँ पे एक हनुमान जी का टेम्पल है, आप उस हनुमान जी के टेम्पल को टच भी नहीं करोगे, कोई भी तरीके से आप यानी उसको ख़राब नहीं करोगे, उसको आपको मेंटेन करके चलना है। आप उसको अगर और भव्य बनाना चाहते हो और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो तो चलेगा, पर वो मंदिर टूटना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और आप ही नहीं, कल को कोई भी और अगर परचेज करेगा इस लैंड को तो वो भी इसको तोड़ नहीं सकता। ये हमने कंडीशन अटैच कर दी थी लैंड के साथ। अभी सर ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कंडीशन अटैच हो गई है तो बिल्डर को भी इस का ध्यान रखना पड़ेगा, और सब्सिक्वेंटली बिल्डर जिसको भी ज़मीन बेचेगा, जिसको भी फ्लैट्स वगैरह बेचेगा, घर वगैरह बेचेगा, उसको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भले ही मैंने वो थर्ड पार्टी जिसको सब्सिक्वेंटली बिल्डर घर बेचेगा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, पर तब भी अगर मैं चाहूँ तो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूँ अगर वो उस मंदिर को किसी भी तरीके से डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या होता है हमारा बच्चे, कॉवेनेंट रनिंग विथ लैंड। क्या होता है बच्चे, कॉवेनेंट रनिंग विथ लैंड। और सर लास्ट आता है हमारा पॉइंट इसके अंदर, इन केस ऑफ एस्टॉपल। सर इन केस ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, सर कई बार ना, अच्छा पहले तो एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो एस्टॉपल का मतलब होता है फेंकना, लप्पे मारना। हमारे यहाँ पे लप्पे मारना बोलते हैं इसको, फेंकना। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि ना बहुत ही ज़्यादा लपेटे मारते हैं, लप्पे मारते हैं, फेंकते हैं बातों को। हम लोग कहते हैं सर, लॉ कहता है कि अगर आपके कहने पे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू रिप्रेजेंटेड, अगर आपके कहने पे किसी भी व्यक्ति ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बन जाता है। आप कल को उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप कल को उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उसको कल को ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने तो ऐसे ही एवं ही बोल दिया था, आप इसको ज़्यादा दिल मत लगा लो। ऐसा नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपको इन्फोर्सिबल ही हो जाएगा, आपको प्रॉपरली उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। सर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था और जो एक्चुअल पर्सन था उसने डिनाई नहीं किया, तो फिर भले ही कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हुआ हो, थर्ड पार्टी भी उसको इन्फोर्स करा सकती है। सर मतलब एग्जांपल दे के बताना एक बार, जैसे अगर मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये अपन मान लेते चंदू, ठीक है सर, चंदू, और ये हमारा बंदा है रामू। सर रामू ने रिप्रेजेंट किया कि रामू ना एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। और देखा जाए तो कायदे से ये जो पार्टनर्स थे, जो एक्चुअल पार्टनर्स थे, उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। अब भाई जो चंदू था, ये चंदू है, हाँ, चंदू ने रामू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, चंदू ने रामू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या ऐसे सिचुएशन में कल को चंदू अगर चाहे तो इस पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट भी केस फाइल करके रिकवरी कर सकता है क्या, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है क्या? द आंसर इज येस, बिल्कुल करा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भले ही रामू ने रिप्रेजेंट किया एज एन एस्टॉपल, पर जो बाकी पार्टनर्स थे उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में एक इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और यहाँ पे अगर चंदू चाहे तो पार्टनर्स के अगेंस्ट भी इस केस को इन्फोर्स करा सकता है। ये है आपके 5 एक्सेप्शंस टू द केस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप एग्ज़ाम के पहले इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है, नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम के पहले याद जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए सर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारे पास कंसिड्रेशन। हम लोग कहते हैं सर आपके 3 तरीके के कंसिड्रेशन होते हैं, और कंसिड्रेशन बनाते वक्त भी आपको कुछ एसेंशियल पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सर कंसिड्रेशन कितने तरीके के? 3। सर 3 टाइप के कंसिड्रेशन कौन से, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पहला है सर आपका एग्जीक्यूटेड कंसिड्रेशन, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटरी,
और तीसरा है प्रेजेंट, सॉरी एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड एंड पास्ट। सर अगर इसको हम लोग समझें तो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन को हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन भी, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन, और पास्ट कंसिडरेशन तो पास्ट ही है। तो सर अगर मान लीजिए दो पार्टीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक साथ साइमल्टेनियसली अगर कंसिडरेशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे एग्जीक्यूटेड या फिर प्रेजेंट कंसिडरेशन। इसको मैं एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए आप कभी भी फ्लिपकार्ट से कोई सामान परचेज कर रहे हैं, तो अगर आपने COD डाला है यानी कि कैश ऑन डिलीवरी डाला है, तो आप कायदे से बोल रहे हो कि भाई मैं एक हाथ सामान लूँगा, एक हाथ पैसा दूंगा, तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे बच्चे एग्जीक्यूटेड या फिर प्रेजेंट कंसिडरेशन। अगर मान लीजिए मैंने पहले पेमेंट कर दिया, सामान बाद में आ रहा है, पहले पेमेंट कर दिया, सामान का रिलेटेड जो भी पूरा काम है वो बाद में हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे पास्ट कंसिडरेशन कि भाई पहले ही पेमेंट कर दिया, सामान वगैरह बाद में आ रहा है। और तीसरा होता है बच्चे एग्जीक्यूटरी या फिर फ्यूचर, कि सामान वगैरह से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहा है, पेमेंट बाद में होने वाली है, पेमेंट फ्यूचर में होने वाली है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एग्जीक्यूटरी या फिर फ्यूचर कंसिडरेशन। तो तीन तरीके के हमारे कंसिडरेशन आते हैं, एग्जीक्यूटेड या फिर प्रेजेंट कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटरी या फिर फ्यूचर कंसिडरेशन और पास्ट कंसिडरेशन। ये तीनों को हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ओके जी। सर जब भी आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सर कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, जैसे तुम लोगों का प्यार। ठीक है, तो याद रखना है एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट यानी कि सेम टाइम, फ्यूचर यानी कि इन फ्यूचर अगर कंसिडरेशन पे होगा तो, और पास्ट यानी कि प्रीवियसली अगर हो चुका है तो। अगला पॉइंट आता है सर हमारे कंसिडरेशन को लेके आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो इट शुड बी ऑफ वैल्यूएबल नेचर, है ना। सर अगर तुम मुझे अपनी कार गिफ्ट करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा। सर क्या प्यार को हम किसी तरीके से वैल्यू कर सकते हैं, किसी तरीके से क्वांटम में मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं सर, चांस ही नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग कंसिडरेशन डिटरमाइन कर रहे हैं तो सर इट शुड बी ऑफ सम वैल्यूएबल नेचर, जिसको हम लोग यानी अंडरस्टैंड कर सके, जिसको हम लोग रीड कर सकें या जिसको हम मेजर कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी अमाउंट बोल दिया, एवी चलते फिरते बोल दिया, वो नहीं चलेगा। इट शुड बी ऑफ सम वैल्यूएबल नेचर ओनली। भले ही 1 रुपये हो पर उसकी वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं सर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बेसिस पे है कि सर आपका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। मैंने कहा कि अगर तुम मुझे गांजा बेचोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। सर गांजा ऑब्वियसली बात है हमारे देश में इलीगल है, हम लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपका कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। सर कंसिडरेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई मैंने तुमसे कार मांगी थी, तुमने मेरे को स्कूटर दे दी, या फिर तुमने मेरे से कार के बदले में 10 लाख रुपए मांगा था, मैंने 2 लाख पकड़ा दिए। नहीं सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग कहते हैं सर अदरवाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका कंसिडरेशन कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई एब्स्टेनिज्म भी हो सकता है, यानी कि फोरबेरेंस, कुछ ना करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे अगर कोई भी गेस्ट आते हैं ना, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई तू कुछ भी कर, बस मेरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मेरे इस टेक के साथ कभी खेलियो मत। तो फोरबेरेंस, अगर आप सामने वाले को कोई काम करने से रोक रहे हो, या इसके अलावा कोई प्रॉमिस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू एक्ट और यू डोंट एक्ट, कई बार आप सिर्फ प्रॉमिस भी कर सकते हो, तो वो भी आपका कंसिडरेशन फॉर्म करेगा। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि आपका कंसिडरेशन मस्ट बी सर्टेन, कुछ वैल्यू का होना चाहिए विच इज़ मेजरेबल। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने वेग या फिर शुड नॉट बी वेग ना, ऐसा नहीं चलेगा कि वेग, कंफ्यूजिंग, अनसर्टन आपने कुछ कंसिडरेशन बोल दिया। आपका कंसिडरेशन शुड बी वैलिड, प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग कहते हैं सर कि आपको और भी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सर consideration should be something more than what the promiser has already promised to do.
सर इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में हमने आपसे जब पैसा चार्ज किया, फीस चार्ज की, तो उसके अंदर हमने लिख रखा था कि यार हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, प्रिंटेड कलरफुल बेहतरीन तरीके के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। बाद में आप जब नोट्स मांगना है तो मैंने कहा यार उसके लिए ना आपको 200 रुपये अलग से देना पड़ेगा। आपने कहा अरे हेलो सर, किस बात का पैसा दूं मैं आपको? आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसके अंदर लिखा तो था कि इसके अंदर नोट्स भी मिलेंगे, कलर प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, और अब आप 200 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हो। मैंने कहा वो भूल जाओ, वो भूल जाओ, नया कॉन्ट्रैक्ट है ये। सर चल पाएगा क्या? नहीं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया था कुछ करने के लिए, तो अब आप उस सेम एक्ट के लिए वापस से कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर सकते। कंसिडरेशन शुड बी फॉर समथिंग एल्स दैट हैज़ बीन अदरवाइज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड, यानी जो ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हो उसके अलावा कोई चीज़ होनी चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे कंसिडरेशन अलाउड होगा या फिर दिया जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और आता है इसके अंदर। हाँ सर, लास्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है इसका, जो कि यहाँ पे सेक्शन 25 के अंदर हमें बताया जाता है कि एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज़ नॉट कंपलसरी। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपका कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि सर जैसे कई बार हम लोग कुछ चीज़ें डिस्काउंट पे ख़रीदते हैं, या कोई प्रोडक्ट की वैल्यू होती है 100 रुपये, उस पर 10 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, हम उसको 90 रुपये में ले आते हैं। तो क्या हमने किसी प्रोडक्ट के लिए कम पैसा दिया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने कंसिडरेशन प्रॉपरली पे ही नहीं की? द आंसर इज़ नो। हम लोग कहते हैं कि जस्ट बिकॉज कम कंसिडरेशन है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो गया। आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड माना जाएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी लीगल माना जाएगा, योर कॉन्ट्रैक्ट विल स्टिल बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कंसिडरेशन कम है विल नॉट बी अ सफिशिएंट रीज़न कि भाई कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कंसिडरेशन कम किसी गलत तरीके से करवाया गया है, आपके सर पे बंदूक रख के कंसिडरेशन कम करवाया गया है, जानबूझ के पैसा कम दिया गया है, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तब हम लोग उसको कहते हैं कि यार उस सिचुएशन में आपकी बात अलग हो जाती है, फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है सर, क्या हमें ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है कि हर केस में कंसिडरेशन होना ही चाहिए? नॉट नेसेसरी। अगेन रूल का एक्सेप्शन। रूल क्या था कि कंसिडरेशन होना चाहिए, सेक्शन नंबर 25, बट इसके एक्सेप्शंस आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि कुछ सिचुएशंस में अगर आपके कंसिडरेशन नहीं भी हुए तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। सर कौन कौन से है? पहला पॉइंट हम लोग कहते हैं, अगर भाई कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, गिफ्ट दैट इज रजिस्टर्ड, विच इज रजिस्टर्ड एंड स्टैम्प्ड एंड रिटर्न, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या होता है? मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है क्या? नहीं सर, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब होता है ब्लड रिलेशंस। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके कजिन्स, ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो गए, आपके बच्चे हो गए, ये आपके नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर आते हैं। अगर उनको आप कोई गिफ्ट दे रहे हो जिसको आपने प्रॉपरली रिटर्न किया है, साइन किया है, स्टैम्प्ड किया है, रजिस्टर कराया है, तो वो आपका गिफ्ट एक प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। सर अगर मान लो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट दिया, तो यानी इसका मतलब वो वैलिड नहीं है क्या? बिल्कुल है। हम लोग कहते हैं कि अगर आप इन जनरल भी कोई अगर गिफ्ट करते हो विच इज़ प्रॉपरली रिटर्न, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड, रिटर्न, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे वैलिड मान लेते हैं। इवन देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, भले ही सामने से कोई कंसिडरेशन ना आ रहा हो, कोई कंसिडरेशन हमें ना मिल रहा हो। सर तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी। सर अगर ये चैरिटी आपके, चैरिटी के लिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई चैरिटी की जा रही है जिसके बेसिस पे द पर्सन इज टेकिंग एक्शन,
यानी सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप चैरिटी के लिए पैसा डोनेट करोगे, और आपके इस स्टेटमेंट के कारण से अब सामने वाले ने ना लाइबिलिटीज़ उठा ली है। आपके स्टेटमेंट के कारण से मैंने एक्शंस लेना शुरू कर दिए हैं, मैंने आपके प्रॉमिस के बेसिस पे जो भी फर्दर एक्ट्स थे वो करना शुरू कर दिए। देन यू विल बिकम बाइंडेड बाय दिस चैरिटी, आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल भाई, मान लो मैं एक मंदिर बना रहा था, भव्य मंदिर बना रहा था, और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भैया मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, मैं मंदिर बना रहा हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि आप मेरे से अगले 2 दिन बाद आके पैसा ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके उस व्यक्ति के स्टेटमेंट के कारण से मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि भाई सीमेंट 10 लाख की तू भिजवा दे, मेरे पास पैसे का इंतज़ाम हो गया है। अब बिकॉज ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन मैंने एक आगे एक्शन ले लिया है, तो ये जो बंदा है जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसको अब मेरे को पैसा देना पड़ेगा, चैरिटी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कहने के कारण से मैंने यहाँ पे एक्शन ले लिया। आगे हम लोग कहते हैं सर इसके अलावा भी और आते हैं कुछ केसेस। आगे हम लोग कहते हैं सर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अगर आप कोई भी एजेंसी क्रिएट करना चाहते हो, एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या आता है आगे हम और डिटेल में देखेंगे, पर एजेंसी के केस में भी आपको कंसिडरेशन नहीं लगती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी बन सकती है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं सर कि अगर आपका और क्या आता है, किस केस में कंसिडरेशन नहीं चाहिए और वो वैलिड मान लिया जाता है, मेरे को ध्यान आ रहा है, टाइम बार्ड डेट। सर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टाइम बार्ड डेट क्या बोलते हैं बच्चे? टाइम बार्ड डेट बोलते हैं, पहले ध्यान से सुनना। सर हमारे देश में एक लॉ है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। सर लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई केस करना चाहता है अगेंस्ट एनी पर्सन, तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में करना चाहिए। अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वो केस फाइल नहीं किया गया है तो आप अपना राइट लूज कर जाओगे टू फाइल अ केस। फिर अब आप केस फाइल नहीं कर सकते, अब सामने वाला उसका फ़ायदा उठा लेगा, आप लीगली अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते। सर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आप अगर केस फाइल करना चाहते हो तो कितने पीरियड में कर सकते हो? 3 साल में। 3 ईयर्स का यहाँ पे आपको लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लोन देता है 2022 में, और सर 2022 के बाद 4 साल बीत जाते हैं, वो आदमी को ध्यान ही नहीं रहता कि यार लोन दिया था इससे रिकवर करना है, और सर 4 साल के बाद ये 2026 हो जाती है, 4 साल के बाद इसकी एकदम से आँख खुलती है और ये जाता है पैसा मांगने। तो अब इस व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये इसको एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर ले। यहाँ पे मज़े की बात आती है, हम लोग कहते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने डिस्पाइट द डेट बिकमिंग टाइम बार्ड, डेट बिकमिंग टाइम बार्ड का मतलब क्या है? अब इस व्यक्ति को एज पर द लिमिटेशन एक्ट कायदे से कोई भी रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 2022 में जो लोन रिकवर करना था उसके 3 साल ऊपर ही बीत चुके हैं। 2026 निकल चुका है भाई साहब, 2022 में रिकवरी करनी थी लोन की, 2026 निकल चुका है, 3 साल से ऊपर की बात निकल चुकी है। तो अब ये व्यक्ति लीगली तो इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो कायदे से ये जो आपका डेटर है ये लोन ना भी पे करे तो चलता, पर अगर मान लो तब भी अगर इन राइटिंग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा, तो फिर सर इसको हम लोग कहते हैं टाइम बार्ड, एक्नॉलेजमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट, और ये आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर रिजेक्ट कर देता है तो बात ही खत्म, पर अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सर एक बार वापस से समझाना, आपने क्या बताया नहीं समझ आया, एक बार वापस से बताओ, ध्यान से सुनो। सर हम लोग कहते हैं हमारे देश में एक एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट, आपके सिलेबस का पार्ट भी है। सर लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल करना है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो 3 साल में करना पड़ेगा। इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का केस 3 साल के अंदर अंदर करना पड़ता है फ्रॉम ड्यू डेट।
अगर 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल नहीं हुआ तो ये आप मान लीजिए कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एंड हो जाता है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। अब आप सामने वाले के अगेंस्ट कोई इन्फोर्स करने के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। हाउएवर, अगर सामने वाला रिटर्न में एक्सेप्ट कर लेता है कि वो रीपेमेंट कर देगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर देगा, रिटर्न में एक्सेप्ट कर लेता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर देगा, तो सर उसको हम लोग कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट। और अगर कोई भी व्यक्ति एक्नॉलेजमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट करता है तो आपका ये लिमिटेशन पीरियड वापस से 3 इयर्स से काउंट होना शुरू हो जाता है। सर एक एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल सर, इस व्यक्ति ने लोन दिया था और इसकी रिकवरी 2022 में करनी थी। 2026 में इसको याद आता है और ये इस डेटर के पास जाता है कि यार मेरे को पैसा पे करो। अगर ये डेटर रिटर्न में एग्री कर जाता है कि ठीक है आई विल पे द मनी, तो अगर इसने मान लो 2026 में एग्री किया है तो यहाँ से वापस से 3 साल की आपकी साइकिल शुरू हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ही मेड एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट। इसने एक टाइम बार्ड डेट को एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया बच्चे एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट। और अब ये 2029 तक ये जो व्यक्ति है वो इसके अगेंस्ट केस फाइल करके पैसा रिकवर कर सकता है अगर दिस डेटर फेल्स टू मेक द पेमेंट विद इन 3 ईयर्स। आई होप ये समझ में आया होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है सर, अगला पॉइंट हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक और पॉइंट आता है। हाँ, इफ़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट समवन हु हैज़ वॉलेंटरी डन समथिंग एल्स। सर इसके अंदर लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, जो कि है अगर वॉलेंटरीली सामने वाले ने कोई एक्ट किया था और आपने उसके लिए प्रॉमिस कर दिया कि आप पेमेंट करोगे, तो आपको फिर करना पड़ेगा। प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर एनी एक्ट डन वॉलेंटरीली। फॉर एग्जाम्पल सर, मान लीजिए मेरे घर पे एक हेल्पर आते हैं जो कि लॉन वगैरह साफ़ करते हैं, यानी आते नहीं हैं, यानी एग्जांपल गलत हो जाएगा थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे मान लीजिए कि मेरी ना एक बार कार ख़राब हो गई। ठीक है, ये एक्चुअल एग्जांपल है। मेरी ना कार ख़राब हो गई, वहाँ पे 2 लड़के जा रहे थे। उन्होंने मेरे से पूछा, रात के अराउंड 11 बजे का कुछ समय था। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हो गया भाई साहब। तो मैंने कहा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मेरे को नहीं पता समझ आ रहा कि इसको क्या हो गया। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, हम आता है थोड़ा बहुत। उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ देखा और उन्होंने कहा कि यार आपका ना गियर बॉक्स टूट गया है, कुछ तो उसका वायर का दिक्कत हो गया है। आप एक काम करो, हम थोड़ा सा भी इस पर काम कर दे रहे हैं, आप इसको मैकेनिक के पास लेके जाओ तुरंत से और इसको चलाओ, यानी उसको ठीक कराओ। और प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ 30 या 40 की स्पीड पे ही चलाना, उसके ऊपर मत चलाना, फर्स्ट या सेकंड गियर पे ही चलाना। मैंने कहा ठीक है यार। अब वो थैंकफुली गाड़ी ठीक भी हो गई और टाइम से बच भी गए। तो मैंने इनको प्रॉमिस किया बाद में कि यार मैं ना आपको कंपनसेट करूँगा, मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगा क्योंकि आपने मेरी उस समय रात में मदद की थी। तो सर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उनके एक वॉलेंटरी एक्ट के लिए जो उन्होंने खुद से की है, स्वयं से की है, मैंने नहीं बोला था, ना तो कोई ऑफर था ना तो कुछ एक्सेप्टेंस था, दे डिड इट ऑन देयर ओन। सर उस पर मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कॉम्पनसेट करूँगा, मैं आपको पैसा दूंगा इसके लिए। तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और इसमें भी भले ही सामने से कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, कोई अदरवाइज एक्ट नहीं आ रहा है, इवन देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सर हम लोग कहते हैं कि ये आपके 6 पॉइंट्स आते हैं जिसमें इवन दो कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। ये 6 पॉइंट्स कौन से? नेचुरल लव एंड अफेक्शन का गिफ्ट, नॉर्मल गिफ्ट, पर याद रखना ये कंडीशंस ज़रूरी है, रजिस्टर्ड स्टैम्प रिटर्न होना चाहिए, चैरिटी कि भाई आपके प्रॉमिस के बेसिस पे सामने वाले ने कोई एक्ट कर दिया तो चैरिटी, एजेंसी क्रिएट करने में कोई कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं होती, एक्नॉलेजमेंट ऑफ टाइम बार डेट कि भाई आपका डेट टाइम बार हो चुका था, स्टिल अगर आपने एक्नॉलेज कर लिया कि मैं उसका पेमेंट करूंगा, देन इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपको पेमेंट अब करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है।
एंड लास्ट पॉइंट आता है प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर एक्ट डन वॉलेंटरीली, कि अगर पहले कोई प्रीवियस एक्ट वॉलेंटरीली किया गया था तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आपने प्रॉमिस किया कि आप पेमेंट करोगे, उसके रिस्पेक्ट में आपने कहा कि आप एक्ट करोगे, तो एक से ओए तो उसको भी हम लोग यहाँ पे वैलिड मान लेंगे, इवन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड पॉइंट, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए परफेक्ट। चलिए, तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझा कि कंसिडरेशन कब नेसेसरी नहीं होता है और उस सिचुएशन में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है बच्चों, वो है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट आपका सर्टेन होना चाहिए तभी उसको वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने कोई भी टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट विल नॉट बी अलाउड। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि सर्टेनिटी होनी चाहिए टर्म्स की, तभी हम उसको वैलिड मानेंगे। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट जो आता है बच्चों हमारे पास, वो है वॉइडेबल एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, आओ इसको देखते हैं एक बार। सर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। एक सेकेंड। सर कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे 3 तरीके के आते हैं। पहला हमारा आता है वॉइड, दूसरा आता है हमारा वॉइडेबल, और तीसरा जो हमारा बच्चों आता है वो है इलीगल एग्रीमेंट्स। सर इलीगल एग्रीमेंट्स तो ऑब्वियसली इजी टू अंडरस्टैंड है, ये वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते कोई इलीगल पर्पस के लिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। फॉर एग्जांपल भाई गन स्मगल करना है, गांजा वांजा फूकना है, ड्रग्स वगैरह लेना है, किसी का मर्डर वगैरह कराना है, ये सारे इलीगल एग्रीमेंट्स के अंदर आते हैं। सर वॉइडेबल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि अग्रीव्ड पार्टी जो होती है, जो भी आपकी अग्रीव्ड पार्टी होती है, वो डिसाइड करती है कि यार उसको कॉन्ट्रैक्ट में रहना है या नहीं रहना। अगर वो कहता है कि नहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, और अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट में रहना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो वैलिड नहीं माने जाते हैं, यानी कि इनवैलिड होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर इनवैलिड एग्रीमेंट्स या फिर इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही उनको इनवैलिडेट कर देता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक और टाइप आता है बच्चों, जो कि हमारा वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो जो होता है ना बच्चों, वो एग्रीमेंट होते हैं जो स्टार्टिंग से आपके इनवैलिड होते हैं। स्टार्टिंग से इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड नहीं माना जाता, स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं है। जैसे अगर आपने मान लीजिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ किया है, लूनेटिक व्यक्ति के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर अगर आपने मान लीजिए कोई कंपनी के एमओए एओए के अगेंस्ट में जाके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइड एब इनिशियो की कैटेगरी में आ जाते हैं, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। आगे आता है सर इलीगल एग्रीमेंट्स। जैसे हमने बात की कि यार ये वॉइड नेचर के होते हैं, इनके अगेंस्ट आप कोई लीगल एक्शन ही नहीं ला सकते, ऑब्वियस सी बात है। अब तुम कोर्ट में जाके तो बोलोगे नहीं ना कि जज साहब मैंने इसको मर्डर करने के लिए पैसा दिया था और इसने तो मर्डर ही नहीं किया है ना, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही वियर्ड हो जाएगा। तो ये वाली बात आती है, लीगल एक्शन नहीं ला सकते। कोई भी तरीके का प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र वगैरह भी हुआ है तो अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में लीगल एंड इलीगल पार्ट है, दोनों ही आ रहे हैं, और अगर उनको आप सेपरेट कर सकते हो तो फिर लीगल वाला पार्ट वैलिड होगा, इलीगल पार्ट वाला इनवैलिड होगा। बट अगर वो इनसेपरेबल है, साथ में कनेक्टेड ऐसे जुड़े हुए हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट भैया स्टार्टिंग से ही इनवैलिड हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही इलीगल हो जाएगा। सर आगे हम लोग कहते हैं कि एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स। अगर भाई इलीगल एग्रीमेंट्स के भी आपके कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस आते हैं। अगर प्लेंटिफ इज़ नॉट एट इक्वली एट फॉल्ट विद द डिफेंडेंट, भाई अगर मान लीजिए डिफेंडेंट की गलती थी, प्लेंटिफ की गलती नहीं थी, तो उस सिचुएशन में प्लेंटिफ जो है वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम लोग कहते हैं व्हेन द क्लेम इज बेस्ड ऑन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो था उसके अलावा किसी पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका केस फाइल किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वॉज इलीगल मान लिया एक बार के लिए, पर जो केस फाइल किया जा रहा है वो किसी लीगल एस्पेक्ट के अगर रिगार्ड में किया जा रहा है या किसी और रिगार्ड में किया जा रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे वैलिड ट्रीट नहीं करेंगे, यानी कि दे विल बिकम इनवैलिड। तो इन दो सिचुएशंस में आप क्या होते हैं कि आप अपना जो केस है वो फाइल कर सकते हो और पैसा रिकवर कर सकते हो। कौन से दो एक्सेप्शन है?
पहला हमने पढ़ा कि अगर डिफेंडेंट इज एट फॉल्ट तो आप डिफेंडेंट से पैसा मांग सकते हो, डिफेंडेंट्स फॉल्ट। और दूसरा आता है कि अगर जिस चीज़ के लिए आप केस फाइल करना चाह रहे हो, जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अलग है, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कॉज ऑफ एक्शन वॉज फॉर लीगल थिंग और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल थिंग का है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस नहीं फाइल कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस नहीं है। यहाँ पे आपका केस जो है वो कॉज ऑफ एक्शन के लिए है। तो ऐसे सिचुएशन में कॉज ऑफ एक्शन यानी कि कोई एक ऐसा सेपरेट चीज़ के लिए केस फाइल किया गया है जो कि सेपरेट है, अलग है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, लीगल चीज़ थी, तो वहाँ पे आप पैसा रिकवर कर सकते हो, एब्सोल्युटली अलाउड होगा। सर आगे हमारे पास टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर्स। क्या माइनर के साथ हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं किया जा सकता, ये आपके वॉइड एब इनिशियो होते हैं। ठीक है, माइनर के साथ अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। एक सेकेंड देना यार। थैंक यू, थोड़ी सी हमें भी भूख लग जाती है बोलते बोलते। ठीक है, तो वॉइड एब इनिशियो होता है। आप अगर माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो याद रखिएगा ये आपका हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा। अगर माइनर ने अपनी एज मिस रिप्रेजेंट भी की है तो भी सर आप यहाँ पे रिकवरी नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल भी रिकवर करना अलाउड नहीं होगा। अगर एज मिस रिप्रेजेंट भी की है, इवन देन इट कैन नॉट बी डन। स्पेलिंग गलत होगी, एक सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास केस आता है, केस का नाम है मोरी बीवी वर्सेस दामोदर दास घोष। ठीक है ना, ये केस इसके अंदर आता है। बट याद रखना, अगर माइनर को कोई नेसेसिटीज़ अगर प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फूड हो गया, एक्सेट्रा, तो इसके लिए ज़रूर से रिकवर किया जा सकता है। दिस कैन बी रिकवर्ड, दिस इज़ अलाउड टू बी रिकवर्ड। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे भी आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ये डिटेल में आता है। पर फिलहाल के लिए हम लोग बस इतना डिस्कस कर लें कि इसका पैसा ज़रूर से रिकवर किया जा सकता है, बट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर ओनली, किसी और के प्रॉपर्टी से नहीं, माइनर के प्रॉपर्टी से ही, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर ओनली। ठीक है सर, लूनेटिक के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? लूनेटिक के लिए याद रखना बच्चों कि लूनेटिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई किया गया तो वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, यानी कि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। बट याद रखना, अगर लूनेटिक कभी कभी ओके होता है, कभी कभी पागल होता है, ठीक है, यानी कभी कभी अगर पागल है, कभी कभी ठीक है। तो जब वो पागल है तब अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी वैलिड। तो व्हेन द पर्सन वॉज ओके, व्हेन द पर्सन वॉज ओके, उस समय पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वैलिड होगा। बट अगर जब वो लूनेटिक था, वॉज लूनेटिक, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम इनवैलिड। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब हुआ है, एग्जीक्यूशन डज नॉट मैटर, एग्जीक्यूशन डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि कॉन्ट्रैक्ट बना कब था, व्हेन वाज द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू। जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू किया होगा ना, उस दिन हम लोग कंसिडर करेंगे, उस दिन से हम लोग डेट वाइज देखेंगे। सॉरी, एक सेकेंड, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये अटक क्यों गया है? आपने कॉन्ट्रैक्ट को एंटर इनटू कब किया है, उस दिन हम लोग देखेंगे कि पर्सन पागल था या नहीं था। सब्सिक्वेंटली वो पागल हो जाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट कब किया था उस दिन को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। आज पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा लंबी हमारी क्लास खिंच गई है कि कैमरा वगैरह थोड़ा सा ये सिस्टम हैंगअप हो रहा है, पूरा परेशान हो गया पूरा सिस्टम कि क्या हो गया, इतना सारा क्या कर रहे हो सर एकदम से वाली बात है।
पर खैर आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, माइनर और लूनेटिक के रिस्पेक्ट में, माइनर और लूनेटिक अगर चाहे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं विच इज़ फॉर देयर बेनिफिट, ठीक है। उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी और के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहे तो कर भी सकते हैं, उनके अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता। वो कैसे केस फाइल करेंगे सर? वो अपने जो गार्जियंस है उनके थ्रू केस फाइल करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, पर्सन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि वो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से उनको हम लोग बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देते। जैसे सर किन किन को हमने एक्सक्लूड किया है? पहला आता है आपका एलियन एनिमी। अगर एलियन एनिमी है यानी कि हमारे देश का कोई दुश्मन है जिसके साथ अभी हमारा देश इज़ एट फाइट, तो वहाँ का अगर कोई सिटीज़न है, वहाँ का अगर कोई कंपनी है, तो उसके साथ आप नहीं एंटर कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा पॉइंट आता है अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर वगैरह है तो। सर ये फॉरेन एम्बेसडर कौन होते हैं? डिप्लोमेट्स होते हैं ये, जो कि राजदूत जिनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर ये स्पेसिफिकली, क्योंकि एक्सक्लूडेड होते हैं, ये सिर्फ अपने स्पेसिफाइड एजेंट्स के थ्रू ही इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इनको अलाउड नहीं होता। तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं सर कि इसके अलावा आपके कॉरपोरेशंस जो हैं, कॉरपोरेशंस यानी कि कंपनीज जो है वो कभी भी अपने एमओए के ऊपर जाके बियॉन्ड एमओए कभी भी नहीं कर सकती है, बियॉन्ड एमओए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। और सर क्या मैरिड वीमेन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्या? यस, मैरिड वीमेन को बिल्कुल अलाउड होता है, मैरिड वीमेन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड्स एज वेल। ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोगों का भी साथ बना होगा अभी तक। मेरी जीभ भी लड़खड़ाने लग गई है। एक्चुअली इस क्लास के पहले, ऑल दो ये तो रिकॉर्डिंग अभी हो रहा है, पर इस क्लास के पहले हमने दूसरी क्लासेस भी ली है, जिसके कारण से अब कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट आई होप आप मेरे साथ बने होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो भी है वो सब करो। अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करो कि यार ये लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, आप देखें, क्योंकि अनलाइक अदर रिविजन्स जहाँ पे सिर्फ बोल बोल के रिवाइज करते हैं या कराया जाता है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको एक एक चीज़ लिखवाऊँ ताकि आपका भी अटेंशन बना रहे, आप भी पढ़ते रहो और आपका एंड मोमेंट पे एकदम बेहतरीन तरीके के क्रिस्प नोट्स प्रिपेयर हो जाए। और जब अपन लिखते हैं तो थोड़ा सा लिखते लिखते अपन को चीज़ें याद भी हो जाती हैं, इसलिए भी इसका ये इंटेंशन है, पर्पस है, ठीक है। तो अगर यार अच्छा लगता है तो प्लीज़, आपके मोटिवेशन हमें ऐसा ही मिलता है, आप प्रेम पूर्वक तरीके से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। बाकी जैसी आपकी स्व इच्छा, जैसा आपका भगवान और ईमान कहे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आगे बढ़ते हैं, कंसेंट। हम लोग कहते हैं सर आपका जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय कंसेंट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। आपको कॉन्ट्रैक्ट करते समय फ्री विल होना चाहिए, फ्री कंसेंट आपकी होनी चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फ्री विल दिखाएं, आप अपना इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट करें। However, in certain cases, in certain situations, आपकी कंसेंट हम लोग मानते हैं कि नॉट प्रेजेंट है, कंसेंट नॉट प्रेजेंट, या फिर कंसेंट हैज़ बीन टेकन थ्रू रॉन्गफुल मीन्स। सर कौन से हैं वो? पहला आता है हमारा बच्चों कोहर्जन। कोहर्जन का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जो कि इंडियन पीनल कोड, जो कि अब आपका भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, अगर उसके अंदर प्रोहिबिटेड है और उसके थ्रू आप फोर्स करते हो सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये आपके कोहर्जन से हिट होता है और हम लोग कहते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वॉइडेबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वॉइडेबल नेचर के हो जाते हैं, यानी कि जो आपकी अग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसके पास चॉइस होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दूसरा होता है सर अनड्यू इन्फ्लुएंस।
सर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन हु हैज़ एनी कंट्रोल exercises such control to force the other person to enter into a contract. यानी कि अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ व्हेन वन पर्सन डोमिनेट्स द विल ऑफ द अदर पर्सन. वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है टू डिराइव एनी बेनिफिट. इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? अनड्यू इन्फ्लुएंस. इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? अनड्यू इन्फ्लुएंस. सर अनड्यू इन्फ्लुएंस अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे फिड्यूशरी कैपेसिटी में. सर फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होता है? ट्रस्ट वाला कैपेसिटी, जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर ट्रस्ट करता है अपने डिसीजंस के रिस्पेक्ट में. तो अगर फिड्यूशरी कैपेसिटी में कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर माना जाएगा. सर अगर एक्चुअली में कोई ऐसी पोजीशन होल्ड करता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी अगर किसी के पास है, जैसे बहुत सारे सिचुएशंस में वाइफ के डिसीजन के ऊपर हस्बैंड की अथॉरिटी होती है, तो रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी अगर कुछ है तो उस केस में भी अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आपके डिसीजन को जानबूझ करके मैनिपुलेट किया जा रहा है फॉर डिराइविंग एनी बेनिफिट, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे. और तीसरा हम लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की टेम्पररीली या फिर परमानेंटली मेंटल कैपेसिटी हार्म्ड है. एनी पर्सन्स मेंटल कैपेसिटी इज हार्म्ड या फिर डैमेज्ड. सर मतलब एक एग्जांपल दे के बताओ. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बुढ़ा आदमी था, वो बेचारा बेड रिडन था, वो समझ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था. आपने उसके बेड रिडन होने का फ़ायदा उठाया, झूठे तरीके से आपने बहलाया फुसलाया और उसको फोर्स किया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू करने के लिए. तो ये भी आपका एक अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरह कैसे काउंट किया जाएगा, उसको भी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे. ठीक है. तो सर ये 2 पॉइंट आते हैं हमारे, कोहर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस. दोनों ही केसेस में आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं बच्चे? आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते वॉइडेबल. ठीक है. सर तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास फ्रॉड. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉड किया है, ठीक है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि आपका इंटेंशन कभी था ही नहीं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, या फिर आपने कोई मिस स्टेटमेंट दिया है, या फिर आपने कोई रॉन्गफुल स्टेटमेंट दिया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, उसको हम लोग फ्रॉड मानते हैं. सब फ्रॉड की डेफिनेशन यहाँ पे बड़ी क्लियर तरीके से उन्होंने दी हुई है. वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी तरीके का पॉजिटिव असर्शन कर रहे हैं, यानी कि आप सामने से खुद ही बोल रहे हैं चीज़ों को. क्या कह रहा हूँ मैं बच्चे? अगर आप क्या करो, सामने से यू आर मेकिंग अ पॉजिटिव असर्शन, आप सामने से कह रहे हो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग. दूसरी बात, या फिर सर आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो भैया विथ एन इंटेंशन टू डिसीव, कि आपका इंटेंशन ही है गलत करने का, विथ एन इंटेंट टू डिसीव, एन इंटेंशन टू डिसीव. और तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं कि अगर आप इनोसेंटली मेकिंग अ मिस्टेक रिगार्डिंग एनी, ये नहीं सॉरी, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आ गया. अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव असर्शन दे रहे हो, सॉरी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, इंटेंशन टू एक्टिंग अपॉन आपका नहीं है,
सो सॉरी, ये फ्रॉड गलत लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। ये सी पॉइंट में आ जाएगा आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पॉजिटिव असर्शन दे रहे हो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कमिटिंग फ्रॉड, आपका कोई फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं था। ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, कि आपका है ना गलत काम करने का इंटेंशन नहीं था। और इनोसेंटली अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे मेरे से अभी हो गई थी, इनोसेंटली मेकिंग एनी मिस्टेक, तो सर इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल सर, इसका कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए। सर अगर मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर मान लीजिए भाई अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और मैंने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन्स हैं, मैं आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन्स दे सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन्स नहीं है आपको बेचने के लिए। मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको अभी 5 मिनट में मोबाइल फ़ोन निकाल के देता हूँ। जब मैं गया गोडाउन में तब मेरे को पता चला कि यार मोबाइल फ़ोन तो मेरे पास था ही नहीं। ये मेरे से एक जेन्युइन मिस्टेक हो गई, एक इनोसेंट एरर हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि मेरा इंटेंशन नहीं था कभी भी फ्रॉड करने का, कभी भी इंटेंशन नहीं था कोई गलत काम करने का। तो इसको हम लोग यहाँ पे बच्चों क्या कहते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये भी आपका एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इवन दिस इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इतना एकदम क्लियर होगा। ये थोड़ा सा एक एरर हो गया था लिखने में, बताने में, क्योंकि अब आपको समझ आएगा कि यार यहाँ पे क्यों गलती हो जाती है कभी कभी। सर अगला पॉइंट आता है हमारे पास, फ्रॉड। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट क्या, 90% सेम है, बस एक चीज़ का अंतर हो जाता है, और वो एक चीज़ क्या है, इंटेंशन। अगर सर पार्टीज़ की इंटेंशन था फ्रॉड करने का, यानी कि डिसीव करने का इंटेंशन था, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने का इंटेंशन था कि भाई हमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी करना है, या फिर यहाँ पे इंटेंट था कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करने का, विथ हैविंग नॉलेज, विथ कंप्लीट नॉलेज, तो यार इसको हम लोग कहेंगे क्या, फ्रॉड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉड। कि यार आपका इंटेंट ही क्या था, गलत काम करने का इंटेंट था आपका। आपका इंटेंट था कि सामने वाले को आप बहलाओ फुसलाओ, धोखाधड़ी करो, डिसेप्शन करो, हार्म करो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करो, डैमेजेस कॉज करो, और सर विदाउट द नॉलेज, या फिर विद द कंप्लीट नॉलेज कि यार आप जो बता रहे हो वो गलत है, आप जो बता रहे हो वो झूठा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्रॉड। उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्रॉड। फ्रॉड के अंदर प्लीज़ याद रखिएगा कि मेयर साइलेंस डज नो, अच्छा फ्रॉड इज ऑल्सो आपका वॉइडेबल, हाँ, फ्रॉड इज ऑल्सो वॉइडेबल इन नेचर। इसके अंदर प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि फ्रॉड जो होता है वो आपका हमेशा, हम लोग कहते हैं कि मेयर साइलेंस, सिर्फ कोई व्यक्ति अगर साइलेंट था, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड। कोई व्यक्ति अगर सिर्फ शांत था तो उसका मतलब फ्रॉड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए भाई मैं एक दुकान में गया, मैंने एक टीवी देखा, और मैंने ना टीवी देख के पसंद किया, और मैंने ऐसी सेल्स पर्सन एक सामने खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार ये टीवी अच्छा लग रहा है, इसका तो डिस्प्ले भी अच्छा है ना। उसने कुछ भी नहीं बोला, और मैंने कहा ये काम करो, ये टीवी मेरे को बेच दो। जैसे ही मैं वो टीवी घर लेके आया तो मेरे को पता चला कि यार वो टीवी तो ख़राब था, उस टीवी में तो बहुत सारे फ्लॉज थे, और उसका डिस्प्ले तो एकदम ही ख़राब था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या मैं उस शॉपकीपर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूँ क्या? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि सर उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने कोई रिप्रेजेंटेशन किया ही नहीं, उसने कोई भी तरीके का स्टेटमेंट या फिर असर्शन दिया ही नहीं। मैंने खुद से ही अज्यूम कर लिया, खुद से ही सब कुछ कर लिया, खुद से ही मैं चला गया था। तो ये हम लोग कहते हैं दिस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। इसको हम लोग फ्रॉड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। फ्रॉड होने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि भाई सामने वाले का कोई पॉजिटिव असर्शन या फिर कोई तरीके का फॉल्स स्टेटमेंट आना ज़रूरी होता है, या फिर आपने उसको स्पेसिफिकली पूछा था और वो आपको डिनाई करता है या फिर रॉन्गफुल स्टेटमेंट्स देता है। ये सारी चीज़ें आपके फ्रॉड के अंदर काउंट होती है।
सर हम लोग कहते हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको कंपलसरी आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर देना चाहिए। यानी अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिए तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं माना जाएगा। तो आपको कंपलसरी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। सर कंपलसरी डिस्क्लोजर्स वगैरह देने पड़ते हैं और प्रॉपर ट्रू एंड गुड फेथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ट्रू एंड गुड फेथ में, ट्रू एंड गुड फेथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सर ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग कहते हैं बच्चों लॉ की भाषा में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रिमे फिडाए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रिमे फिडाए। उब्रिमे, FIDEI, उब्रिमे फिडाई। सर कौन से होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स? अगर आप कभी भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आधी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करूँगा आधा नहीं करूँगा। यू हैव टू मेक कंप्लीट डिस्क्लोजर्स। दूसरा हम लोग कहते हैं लैंड रिलेटेड। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या होना चाहिए, आपको कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगला हम लोग कहते हैं कंपनी प्रोस्पेक्ट। अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस निकाल रही है तो सर कंपनी प्रोस्पेक्टस में भी उनको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, प्रॉपरली डिस्क्लोजर्स आने चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है बच्चे, वो होता है आपका फैमिली सेटलमेंट। जब भी अगर फैमिली के अंदर कोई भी तरीके का सेटलमेंट हो रहा है, कोई भी तरीके का अगर फैमिली के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो उसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए, उसके अंदर सारी डिटेल्स एंड डिस्क्लोजर्स आपके आने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कहते हैं कंपलसरी डिस्क्लोजर्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रिमे फिडाई के अंदर ये आते हैं, इनको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। सर इसके साथ लास्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो होता है आपका मिस्टेक। अच्छा, हम मिस्टेक के ऊपर बढ़े उससे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर होता है। फ्रॉड आपके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसके अंदर आप जानबूझ के कोई गलत काम करना चाह रहे हो, जानबूझ के सामने वाले को गलत आइटम चिपकाना चाह रहे हो, जानबूझ के आप कोई मिस्टेकफुल ये रॉन्गफुल एक्टिविटी करना चाह रहे हो। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि यार गलती से एरर हो गया, मेरा इंटेंशन नहीं था कोई गलत काम करने का, पर वो हो गया और मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहा हूँ एंड आई एम रेडी टू मेक इट करेक्ट। ये हमारा क्या होता है बच्चे, मिस रिप्रेजेंटेशन। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे हम लोग कहते हैं सर मिस्टेक। अब मिस्टेक ना आपके दो तरीके की होती है और याद रखना मिस्टेक जनरली वॉइड होता है, क्योंकि मिस्टेक में आपका कंसेंसस एड इडम नहीं होता है। अगर कंसेंसस एड इडम नहीं है ना तो उसको हम लोग मिस्टेक कहते हैं। अब हम लोग कहते हैं सर आपके मिस्टेक दो तरीके के होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर आपका है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सर मतलब कि ये कि अगर आपको लॉ का नॉलेज नहीं था तो हमेशा ये प्रिज्यूम किया जाएगा, कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि भाई आपको लॉ का नॉलेज था, यू हैड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द लॉ। आप कल को ये नहीं कह सकते कि यार मेरे को नॉलेज नहीं था लॉ के बारे में। तो लेट सपोज अगर एक फॉरेन का व्यक्ति इंडिया में आके एक बच्चे के साथ, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, अब फॉरेन में माइनर के साथ हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड होता हो, इंडिया में इनवैलिड था। भाई इस फॉरेनर ने पूछा ही नहीं और ये माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये माइनर ने तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ था, उसको तो पता था कि यार माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है, वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो सर ऐसे सिचुएशन में क्या ये फॉरेनर कल को ये बोल सकता है क्या कि मेरे को लॉ के बारे में नहीं पता था, मेरे से एरर हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहता हूँ?
द आंसर इज़ नो, वो ये चीज़ नहीं बोल सकता, उसको अब कॉन्ट्रैक्ट में रहना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर क्योंकि वॉइड था तो वो वॉइड ही माना जाएगा, यानी कि जो स्टेटस था वो ही माना जाएगा, वॉइड है तो वॉइड ही माना जाएगा। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता तो वैलिड ही माना जाता, अगर वॉइड है तो वॉइड ही माना जाएगा। एज पर द लॉ जो सिचुएशन है वो ही कंसिडर की जाएगी, आप उसको चेंज, चैलेंज या फिर किसी भी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे को नॉलेज में नहीं था, आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू व्हाट द लॉ ऑन द ग्राउंड इज। बट हाँ, याद रखना कि इंडिया के अंदर आप फॉरेन लॉ की, जो फॉरेन लॉ है, फॉरेन लॉ का एक्सक्यूज़ ले सकते हो कि आपको फॉरेन लॉ का नॉलेज नहीं था। अगर आपको फॉरेन लॉ का नॉलेज नहीं था तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, अदरवाइज वैलिड। यानी कि अगर इंडिया में बैठे बैठे आपने किसी फॉरेन लॉ के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आप कह रहे हो कि सर इंडिया के कोर्ट के सामने मैटर लगा हुआ है, आप कहते हो कि यार मेरे को ना फॉरेन लॉ के बारे में पता नहीं था, एरर हो गया, मिस्टेक हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, अदरवाइज वैलिड रहेगा। तो याद क्या रखना है अपन को, याद ये रखना है कि अगर इंडियन लॉ का वॉयलेशन होता है, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इंडियन लॉ का नॉलेज नहीं था, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं था। इंडियन लॉ का नॉलेज विल ऑलवेज बी प्रिज्यूम्ड, मानो या ना मानो, माना जाएगा कि तुम्हें इंडियन लॉ पता ही पता था और तब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जो भी इंडियन लॉ के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता वो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसी तरीके की उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। ऑन दी अदर हैंड हम लोग कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट अब आपके दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिलेटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक। सर यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब क्या होता है, अगर एक पार्टी, सिंगल पार्टी से अगर मिस्टेक हो जाए तो यूनिलैटरल मिस्टेक, और बायलैटरल का मतलब क्या होता है, बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट, बोथ द पार्टीज से दिक्कत हो गई। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, सर मैंने ना अपना एक दिन सोचा कि मैं अपना बर्थडे ऑर्गेनाइज कराऊंगा, और मैंने वो जो केटरर था उसको कॉल किया और मैंने कहा कि यार मेरा ना 2 तारीख का बर्थडे है। उसने कहा कितने तारीख का है, मैंने कहा 2 अगस्त का मेरा बर्थडे है। अब पता नहीं वो क्या काम कर रहा था, उसने 2 की जगह सुन लिया 12, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 की जगह उसने सुन लिया 12। मैंने तो सही स्टेट किया था, मैं तो एट एरर नहीं हूँ, पर वो केटरर ने ना गलत सुन लिया, 2 की जगह 12 सुन लिया। अब भाई जब 2 अगस्त को मेरा बर्थडे आया तो कोई केटरिंग थी नहीं, कुछ भी नहीं थी, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो उसने कहा अरे सर मेरे को तो लगा 12 तारीख का आपका बर्थडे। तो सर ये जो मिस्टेक हुआ ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिलैटरल मिस्टेक। क्या कहलाता है बच्चे, यूनिलैटरल मिस्टेक, कि एक पार्टी का यहाँ पे गलती हो गया, एक पार्टी का फॉल्ट हो गया। सर ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, हमारा वॉइड हो जाएगा, आप अपना पैसा वगैरह रिकवर कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड मान लीजिए मैंने ना एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक व्यक्ति से उसकी कार परचेज करने के लिए, और कार परचेज करने के लिए मैंने उसको कहा कि यार मेरे को ये कार तू बेच दे, 10-12 लाख में कार बेच दे। अच्छा, अब दैट पर्सन ऑल्सो डिड नॉट नो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कि वो कार डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, वो कार आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो सर यहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ को नहीं पता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो तो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, दोनों ही पार्टीज़ को इस बारे में नहीं पता है। तो सर ये कैसी कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसा मिस्टेक हो जाएगा, हमारा बायलैटरल मिस्टेक हो जाएगा। कैसा मिस्टेक हो जाएगा, बायलैटरल, दैट बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा होता है बच्चे, वॉइड माना जाता है। दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एज वॉइड इन नेचर, इनको भी हम लोग वॉइड मानते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अबे चल जा ओए, एक सेकेंड, हाँ चला चला। इनको भी हम लोग वॉइड मानते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके का अगर आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो याद रखिएगा, यूनिलैटरल मिस्टेक हो या बायलैटरल मिस्टेक हो, दोनों ही केसेस आपके वॉइड हो जाते हैं। सर एक चीज़ बताइए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर होता है। याद रखना बच्चे, मिस रिप्रेजेंटेशन में आप सामने से स्टेटमेंट दे रहे होते हो,
आप कोई वादा कर रहे होते हो, आप कोई बात बोल रहे होते हो, स्टेटमेंट आता है आपके तरफ से, आप बोल रहे होते हो कि अरे ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना है, आप एक पॉजिटिव असर्शन कर रहे हो विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि यार ये जो फ़ोन है इससे तो यार चांद की भी फ़ोटो निकल जाती है, इसके अंदर तो 48 मेगापिक्सल है। अब मेरे को नहीं पता था कि इसके अंदर तो सिर्फ 12 मेगापिक्सल कैमरा है, मैंने तब भी बोल दिया इसके अंदर तो 48 मेगापिक्सल कैमरा है। मेरे से गलती हुई है, अनफॉर्चुनेटली मैंने गलत फैक्ट स्टेट कर दिया, पर मेरा इंटेंशन ख़राब नहीं था, दिल का मैं अच्छा ही हूँ, गलत बोल दिया पर दिल का मैं अच्छा ही हूँ, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। जबकि मिस्टेक का मतलब क्या होता है, मिस्टेक का जनरली मतलब होता है बच्चे कि मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने सिर्फ हाँ हूँ कर दिया, उतना ही मैंने किया है और उसके कारण से मिस्टेक हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये हमारे मिस्टेक के अंदर आता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिकली लिखा है कि कोई पॉजिटिव असर्शन किया गया है, कोई स्टेटमेंट बोला गया है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। परंतु अगर ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कुछ बोला गया है, नहीं बोला गया है, सिर्फ बोथ द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग अ नॉलेज, तो वो आपका मिस्टेक का केस हो जाएगा, उसको हम लोग मिस्टेक में काउंट कर लेंगे। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं मोबाइल ख़रीदने गया, तो मोबाइल शॉप वाला जो होता है वो आपको डेमो पीस कभी भी नहीं बेचता है, वो एक पेटी पीस पैक निकाल के आपको बेचता है। अब पेटी पीस पैक निकालते समय उसके भी दिमाग में था कि ये एकदम प्रॉपर मोबाइल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड आई वॉज ऑल्सो अंडर द इम्प्रेशन कि ये मोबाइल बढ़िया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही मैं वो मोबाइल को घर लेके जाता हूँ और डब्बा खोलता हूँ, तो सर उसके अंदर से मोबाइल टूटा हुआ निकलता है। सर ये मेरा केस फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक किसका होगा? दिस विल बी अ केस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बाय बोथ द पार्टीज, यानी कि बायलैटरल मिस्टेक। ये हमारा मिस्टेक का केस बनता है। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक बात आती है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट छोटा मोटा है यानी कि स्लाइट एरर हो गया है, तो उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा। पर अगर मिस्टेक बहुत ही एक्सेसिव लेवल का, एकदम सब्जेक्ट मैटर ही बदल गया है, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर वो जो केटरर था वो अपना 2 तारीख को ही खाना लेकर आ जाता है, बट वो गुलाब जामुन रखना भूल जाता है। मैंने उसको स्पेसिफिकली कहा था गुलाब जामुन रखना, वो गुलाब जामुन भूल जाता है, बाकी सब कुछ अच्छा करता है, A1 करता है। सर मेयरली बिकॉज गुलाब जामुन नहीं था, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता हूँ क्या? द आंसर इज नो, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विल स्टे वैलिड। सिर्फ उतना जो पोर्शन है जो कि उसने गलत किया है उसके लिए आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड ओनली। ये हमारा होता है बच्चे मिस्टेक का पूरी कहानी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मिस्टेक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है सर, मिस्टेक ऑफ जो बायलैटरल मिस्टेक है उसको ही हम लोग यहाँ पे आपका म्यूचुअल मिस्टेक भी कहते हैं। म्यूचुअल मिस्टेक आपका किस किस रिस्पेक्ट में हो सकता है? अगर कोई फॉल्स अजम्पशन आपने ले लिया है, सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस को लेके अगर कोई डाउट हो गया है, सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी को लेके या फिर क्वांटिटी को लेके अगर कोई डाउट हो गया है, या फिर उसके क्वालिटी को लेके अगर कोई डाउट है, दोनों ही पार्टीज़ के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसको हम लोग यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ बायलैटरल नेचर बोलेंगे, या फिर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बोलेंगे, या फिर आप इसको म्यूचुअल मिस्टेक भी बोल सकते हैं, म्यूचुअल मिस्टेक भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा आज की क्लास में। ये क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में लेंगे। ये आपके लिए पार्ट 1 था, इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा, तो उसके अंदर हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको हम लोग समझेंगे और उनको यहाँ पे देख के हम लोग फिनिश करेंगे। आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में मैंने गलती की आपको वो गलती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट बी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो ताकि मस्त तरीके से तुम्हारे एक ही सिंगल अटेम्प्ट में पेपर निकले। ठीक है, बाय बाय।